नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आरिंद। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, कुछ झलकियां भी दिखाएंगे फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में की चुनावी जनसभा। राज्य में भ्रष्टाचार और कट मनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलेगी आर्थिक सहायता। प्रधानमंत्री असम में भी 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के त्रिपुनिथुरा में किया रोड शो। कोल्लम, कोट्टयम और पलक्कड़ में भी करेंगे चुनाव प्रचार। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज केरल के लिए भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र करेंगे जारी। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल जारी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से किया इनकार। मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा। परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी सीबीआई जांच की गुहार। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने की राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात। कोविड-19 टीकाकरण अभियान में भारत ने हासिल की खास उपलब्धि। अब तक 5 करोड़ से अधिक लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। टीकाकरण अभियान का दायरा बढ़ा। आगामी 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोग लगवा सकते हैं कोरोना वैक्सीन। दिल्ली और मुंबई में सार्वजनिक स्थलों पर होली मनाने पर लगी रोक। म्यांमार में प्रदर्शनकारियों पर सेना की सख्ती के बीच जूटा सरकार ने तख्तापलट के बाद पहली बार रिहा किए 600 से अधिक बंदी। हालांकि आंग सान सू की अभी भी सैन्य सरकार की हिरासत में। और इजराइल में 2 साल के भीतर चौथी बार हुए चुनाव। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चुनाव में शानदार और बड़ी जीत का किया दावा। आप देख रहे थे अभी तक की इस वक्त की सुर्खियां और सबसे पहले आज की बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर देखने को मिल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने जोरों शोरों से चुनावी प्रचार में अपनी ताकत झोंक रखी है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के कांथी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तृणमूल सरकार ने बंगाल को सिर्फ अंधकार दिया है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएगी। तृणमूल का सरोकार है कट, कमीशन, तोलाबाजी और सिंडिकेट के अंधकार से। तृणमूल का सरोकार है अराजकता का अंधकार से। तृणमूल का सरोकार है हिंसा और अत्याचार के अंधकार से। दीदी की सरकार ने अंधकार दिया। डबल इंजन की भाजपा सरकार सोनार बांग्ला देगी। हमारा सपना सोनार बांग्ला, हमारा सपना सोनार बांग्ला। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित रखने पर ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल का किसान भूल नहीं सकता है कि कैसे दीदी ने उसके साथ निर्ममता दिखाई है। दीदी ने आपको पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित रखा है, लेकिन 2 मई को बंगाल के विकास के बीच आ रही दीवारें टूट जाएंगी। टीएमसी सरकार को आपकी परेशानियों की चिंता नहीं है, आपकी मुश्किलों की चिंता नहीं है। साथियों, बहनों बेटियों के लिए जो काम केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है, उसको डबल इंजन की सरकार
कई गुना बढ़ाने वाली है। दीदी ने आपको पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित रखा। 2 मई को बंगाल के विकास के बीच आ रही दीवारें टूट जाएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी और यहां के किसानों के हक के 3 साल के पैसे भी उन खातों में जमा करके रहूंगा मैं। पीएम मोदी ने भाजपा के घोषणा पत्र को गरीब और समाज के हर जन का संकल्प पत्र बताते हुए कहा कि बीजेपी का संकल्प बंगाल के गरीब से गरीब तक, हर क्षेत्र तक विकास पहुंचाने का संकल्प है। बीजेपी हर स्कीम को स्कैम मुक्त करेगी, कट कमीशन पर रोक लगाएगी। बीजेपी का संकल्प बंगाल के गरीब से गरीब तक, हर क्षेत्र तक विकास पहुंचाने का संकल्प है। बीजेपी हर स्कीम को स्कैम से मुक्त करेगी, कट मशीन पर रोक लगाएगी, कट कमीशन पर भी रोक लगाएगी। बीजेपी लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधा लाभ देने के लिए, डीबीटी देने के लिए कदम उठाएगी। कोई बिचौलिया नहीं, कोई तोलाबाज नहीं। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार काफी तेजी से चल रहा है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन इस चकाचौंध के बीच एक महिला प्रत्याशी ऐसी भी है जो बिना पैसे और गाड़ी के प्रचार में जुटी हुई है और उसका नाम लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती भी दी है। कौन है ये प्रत्याशी और कहां से ठोक रही है ताल, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 21 मार्च को पश्चिम बंगाल के बांकुरा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बांकुरा की सालतोरा सीट से भाजपा उम्मीदवार चंदना बावरी का नाम लिया और ममता बनर्जी को चुनौती दी। पीएम मोदी ने कहा कि चंदना बावरी बंगाल की महिलाओं की आकांक्षा की तस्वीर हैं। चंदना जी हाँ, सालतोरा सीट से सिर्फ भाजपा उम्मीदवार बन रही है, बल्कि चंदना जी पश्चिम बंगाल की आकांक्षा का प्रतीक है, पश्चिम बंगाल के विकास का प्रतीक है। ये उन बहनों का चेहरा है जिनको आपने नल से वंचित रखा है, जल से वंचित रखा है। ये उन श्रमिकों का चेहरा है जिनको तृणमूल के टोलाबाजों ने परेशान किया है। भाजपा ने बांकुरा जिले की सालतोरा विधानसभा सीट से चंदना बावरी को उम्मीदवार बनाया है। चंदना बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वहीं एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक चंदना बावरी पश्चिम बंगाल के सबसे गरीब उम्मीदवारों में से एक है। जो भी चुनाव प्रचार का खर्चा होता है, चुनाव प्रचार के लिए जिस चीज की भी जरूरत होती है, उन सभी चीजों का ध्यान मेरे परिवार वाले रखते हैं। चंदना बावरी के पति सरबन मजदूरी करते हैं। वो राजमिस्त्री का काम करते हैं। पति और पत्नी दोनों मनरेगा में पंजीकृत मजदूर हैं। उनके 3 बच्चे भी हैं। चंदना पिछले 7-8 साल से भाजपा से जुड़ी हुई हैं। मेरा राजनीति में आने का कारण यह है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर इंसान के विकास के लिए सोचते हैं, उनका काम देखकर मैं गर्व महसूस करती हूँ। वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जिस तरह पूरी दुनिया में उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है, वो काफी सराहनीय है। पूरे देश को उन पर गर्व है। हम चंदना को वोट देकर उसे जिताना चाहते हैं। हम उसे बहुत पसंद करते हैं। वह एक साधारण इंसान है। 30 साल की चंदना बावरी लोगों से घर घर संपर्क कर वोट देने की अपील कर रही हैं। चंदना के पास संपत्ति के नाम पर 3 बकरियां, 3 गाय, उनमें से एक उनके माता पिता ने दी थी। एक मिट्टी का कच्चा घर है। 30 वर्षीय चंदना अपनी मेहनत और कर्मठता से पार्टी की जिला इकाई में सदस्य बनी और विधानसभा चुनाव में टिकट पा सकी। ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। चंदना रोज सुबह 8 बजे गंगा जल घाटी ब्लॉक के केलई गांव से एक कार में भगवा रंग की साड़ी पहनकर अपने लिए वोट मांगने निकल जाती हैं। कुमार आलोक, डीडी न्यूज, सालतोरा, पश्चिम बंगाल।
तो पैसे के बल पे, बाहुबल के बल से दूर अलग एक प्रकार की अलग तस्वीर पेश करती है महिला प्रत्याशी, जो कि भाजपा की टिकट पर पश्चिम बंगाल में अपने चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रही है। वहीं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव प्रचार चरम पर दिखाई पड़ रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के थिम्प्रुनिथुरा में रोड शो किया है। अमित शाह ने कहा है कि केरल की जनता एलडीएफ और यूडीएफ से परेशान है। केरल की जनता बीजेपी को एक विकल्प के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज पार्टी है, यहाँ कम्युनिस्ट के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और बंगाल में कम्युनिस्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही अमित शाह ने कोल्लम, कोट्टयम और पलक्कड़ में भी चुनाव प्रचार करेंगे आज वो। और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज केरल के लिए भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। प्रकाश जावड़ेकर तिरुवनंतपुरम पहुंच चुके हैं। और केरल में किस प्रकार की सियासी हलचल, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता तिरुवनंतपुरम से जुड़ रहे हैं उर्मिलेश भट्ट, उनसे बात करते हैं। उर्मिलेश, अगर देखा जाए तो आज बीजेपी के लिहाज से केरल में एक बड़ा दिन, क्योंकि आज अपने जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र, उसको जारी करने जा रही है। किस तरीके की गतिविधियां आप देख पा रहे हैं? जी आरिंद्र, बिल्कुल अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा दिन है। केरल के जो लोग हैं, जिनकी नज़रें काफ़ी दिनों से टिकी हुई थी कि जो एनडीए, भाजपा अगुवाई वाला एनडीए है, उसके मैनिफेस्टो में क्या कुछ निकलता है, तो लिहाजा वो आज आप थोड़ी देर बाद ही 3 बजे के आसपास ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है केंद्रीय मंत्री भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं प्रकाश जावड़ेकर, वो जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो मैनिफेस्टो है उसको जारी करेंगे। साथ ही अगर बताया जाए आरिंद्र, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पर मुख्य घटक दल है एलडीएफ और यूडीएफ, उन्होंने पहले ही जो है अपना मैनिफेस्टो जो है जारी कर दिया है। तो लिहाजा अब सबकी नजरें जो है ऐसे में जो है अब एनडीए के जो मैनिफेस्टो है उस पर टिकी हुई है कि क्या कुछ यहाँ पर एनडीए के मैनिफेस्टो में केरल की जनता के लिए होता है, क्या कुछ जो है यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी एक बात कहें आरिंद्र की अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि भाजपा हमेशा ये कहती है कि हमारा मैनिफेस्टो नहीं है, हमारे ये एक विजन डॉक्यूमेंट है। उस विजन डॉक्यूमेंट में केरल की जनता के लिए क्या कुछ जो है एनडीए यहाँ पर जो है बताती है, क्या कुछ जो है उसके घोषणा पत्र में निकलता है, ये अभी कुछ देर बाद जो है यहाँ के केरल की जनता को भी और तमाम दर्शकों को जो है लिहाजा पता चलेगा। कि हाँ, अगर यहीं पर जो है तमाम और दलों की बात करें, और दलों ने भी पिछले दिनों में अपने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जैसे कि यूडीएफ की बात करें तो यूडीएफ ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कि जो गरीब लोग हैं उनको 5 लाख तक मकान बनाने की बात की है, 5 लाख मकानों की यहाँ पर बात की है। वहीं जो एलडीएफ ने कहा है कि सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो अपना अधिक से अधिक बजट खर्च करेंगे। इस समय अब यह देखना है, कुछ देर बाद हमें पता चलेगा आरिंद्र कि जो है एनडीए का जो घोषणा पत्र है उसमें जो क्या कुछ निकल के आता है। साथ ही एक बात और कहें यहाँ पर राजनीति की, तो यहाँ पर जो है तमाम बड़े नेता जो है, चाहे भाजपा के हों, एनडीए के हों, एलडीएफ के या यूडीएफ के हों, तमाम जो बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता जो है यहाँ पर जनसभाएं कर रहे हैं। जैसे कि हमने भी अपने दर्शकों को बताया कि यहाँ पर केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका यहाँ पे कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। साथ ही जो है कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं शशि थरूर थे, यहाँ पर जो है राहुल गांधी की, यहाँ पर प्रियंका गांधी की कई रैलियां लगी हुई हैं। वैसे ही अगर एलडीएफ की बात की जाए तो यहाँ पर सीताराम येचुरी, प्रकाश करार, वीरेंद्र करार सहित कई जो ऐसे नेता है, राष्ट्रीय नेता, जिनकी यहाँ पर रैलियां लगी हुई है, यहाँ पर जो है कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो लिहाजा क्योंकि अब चुनाव के लिए आरिंदर जो है बहुत कम समय बचा हुआ, 6 अप्रैल को यहाँ पर मतदान होना है। वहीं अगर बात करें इलेक्शन कमीशन की, चुनाव आयोग ने, तो चुनाव आयोग ने भी यहाँ पर अपनी पूरी तैयारियां कर दी हैं। उसने लगातार जो है यहाँ पर जो है, जैसे कोविड-19 एक बड़ी चुनौती है इस समय चुनाव आयोग के लिए यहाँ पर, लिहाजा उसको लेकर कई रूपरेखा उसने तैयार की है। साथ ही जो है यहाँ पर तमाम लोगों से वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो है जो जागरूकता अभियान है वो चला रही है आरिंद्र। उर्मिलेश, हमने देखा कि आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और वो बड़े स्तर पर एक तरीके से प्रचार कर रहे हैं केरल में। उन्होंने इस मसले को भी उठाया कि कैसे मौजूदा मुख्यमंत्री और उनका जो कार्यालय था वो भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त था। आपको लगता है कि एक भ्रष्टाचार का मसला अपने आप में अब मौजूदा चुनाव में एक बड़ा एक मुद्दा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है? जी आरिंद, बिल्कुल हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, यहाँ पर जब चुनाव से पहले ही यहाँ पर जो सोना तस्करी वाला खासकर जो मामला है वो बहुत चर्चा में रहा था, और जो यहाँ पर एलडीएफ की सरकार रही है उस पर लगातार यहाँ पर विपक्ष जो है हमला करता रहा है कि पूरा जो एलडीएफ के जो मुख्यमंत्री का ऑफिस है, मुख्यमंत्री है, वो इस सोना जो तस्करी है उस सोना तस्करी में जो है लिप्त है। साथ ही जो है यहाँ पर नियुक्ति वाला मामला भी है। तो ये जो तमाम जो भ्रष्टाचार के जो मामले है, वो भ्रष्टाचार का मामला जो है लगातार यहाँ पर एलडीएफ पर लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा आरिंदर। बिल्कुल, और हमने इसके अलावा ये भी देखा कि किस तरीके से एक लंबा रोड शो के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो जनता से संवाद कर रहे हैं, एक तरीके से उनके बीच जा रहा है। आपको लगता है कि एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में एक तीसरा त्रिकोणीय एक बैतूल मुकाबले के तौर पर बीजेपी, कहा जाए एनडीए, इस बार एक तरीके से नए प्रकार के समीकरण पेश कर रही है इस पूरे केरल के विधानसभा चुनाव में?
जी आनंद, बिल्कुल हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो उन चुनाव में कहीं ना कहीं एलडीएफ और यूडीएफ ही मुख्य जो है चुनावी मैदान में हुआ करते थे। बारी बारी पर यहाँ पर एलडीएफ कभी यूडीएफ आता था, लेकिन इस बार जो 2021 के चुनाव हो रहे हैं वो 2021 के जो विधानसभा चुनाव है वो अपने आप में कहीं ना कहीं सबसे अलग चुनाव होंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस मजबूती के साथ यहाँ पर एनडीए ने जो है ताल ठोकी है चुनाव में, वो दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो एलडीएफ है यूडीएफ है कहीं ना कहीं उस खेमे में भी बेचैनी है। साथ ही अगर बात की जाए तो एनडीए ने जो है तमाम उन बड़े चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा है, तब चाहे मेट्रोमैन श्रीधरन हो या फिर जो है अल्फोंस हो या उसके अलावा कई प्रशासनिक अधिकारी हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं या फिल्मी हस्तियां, तमाम लोगों को चुनाव मैदान में उतारा है। तो लिहाजा जो तमाम जो यहाँ के एलडीएफ है या यूडीएफ है, उन दोनों जो है जो दल हैं, जो दोनों घटक हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये दिखाई साफ उनके चेहरे पर सिकन दिखाई दे रही है कि एनडीए यहाँ पर कहीं ना कहीं इन दोनों दलों के लिए एक जो है चिंता की लकीरें पैदा कर रही है, क्योंकि उसके प्रचार से लेकर के उनके तमाम जो उनके उम्मीदवार हैं, उन तमाम उम्मीदवारों को लेकर के जो है जनता के बीच में कहीं ना कहीं जो एक बड़ा जो देखा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए के बीच में। उर्मिलेश, अगर देखा जाए तो केरल में राजनीतिक हिंसा भी एक बड़ा मसला रहा। इस बार के विधानसभा चुनाव में इस मसले को लेकर किस प्रकार की सुगबुगाहट आपको देखने को मिल रही है? अगर आप लगातार जनता के बीच जाते रहे हैं, क्या कुछ आपकी फीडबैक या क्या कुछ जानकारियां? जी आनंद, बिल्कुल अगर इस मसले की बात की जाए तो अब जब कभी भी जो है ये सब चीज़ें जो राजनीतिक हिंसा की बात यहाँ पर कर दी जाती है तो लगातार समय समय पर यहाँ का मीडिया या तमाम जो मीडिया है उस मीडिया में इस तरीके की घटना आती हैं। तो लिहाजा कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में ये भी एक प्रमुख मुद्दा है कि जो राजनीतिक हिंसा यहाँ पर होती है, राजनीतिक हत्याएं जो यहाँ पर होती हैं, उनको लेकर भी विपक्ष जो है काफ़ी यहाँ पर हमलावर है सत्तारूढ़ पे। आनंद, शुक्रिया उर्मिलेश फिलहाल इस बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप रखिए इस तमाम चुनावी गहमा गहमियों पर नज़र, आगे भी हम आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो वहीं कांजीवरम की साड़ियों से भला कौन वाकिफ नहीं है। हालांकि कांजीवरम की सिल्क साड़ियों बनाने वाले जो कारीगर हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में तमिलनाडु में चुनावी मुद्दों के शोर के बीच में ये कारीगर अपने लिए कुछ बेहतर की उम्मीद राजनीतिक दलों से कर रहे हैं। क्या है कांजीवरम साड़ियों के इन बुनकरों का मुद्दा, देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक झा की इस खास रिपोर्ट में। तमिलनाडु के कांजीवरम शहर में बनाई जाने वाली सिल्क की साड़ियां, जिन्हें कांजीवरम सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, अपनी विशेष बुनावट के लिए जानी जाती हैं। खास बात यह है कि इसके लिए बनाने वाले जो कामगार हैं वे इस शहर से आते हैं। जो कच्चा सिल्क है वह कर्नाटक से आता है और साड़ियों में लगाने के लिए जो जरी है वह सूरत से आती है। सच्चे अर्थों में यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। इन साड़ियों की खास डिमांड शादियों में होती है और दक्षिण भारत में खास तौर पर कांजीवरम साड़ियाँ शादी के लिए एक निहायत ही जरूरी श्रृंगार हैं। कांजीवरम सिल्क इसलिए हम लेने के लिए आए हैं क्योंकि ये बहुत अलग तरीके से दिखता है फंक्शंस में। When compared to the other silk sarees, Kanchipuram silk is very nice in its texture and luster, and all my family members, my grandmother, mother, everybody is used to wear Kanchipuram silk sarees for any kind of functions in our family. हालांकि कुछ हजार रुपए से शुरू होकर लाखों की कीमत तक में बेची जाने वाली कांजीवरम सिल्क साड़ियों को बनाने वाले कामगारों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एक साड़ी को बनाने में करीब 15 दिन का वक्त लगता है, जिसके लिए मजदूरी लगभग 5000 की मिलती है। इसके अलावा पूरे परिवार के अलग अलग लोगों को एक साड़ी के बनाने के काम में जुटना भी होता है। यह मजदूरी निश्चित रूप से कामगार की कुशलता और धैर्य के साथ न्याय नहीं कर पाती है। We are expecting more subsidy from the government, sir, but they are not supporting us. Actually, weaving time is 15 days. After we are getting only 5,000 rupees labor only. So this is not sufficient for running the family. The government gives support the people, we can get some more benefits. The skilled persons who account for the cost of the sarees here, the more value you add to this saree, the more labor you have to give them. So when the sellers are not able to sell sarees at good prices, the labor will be hit with poor income. कांचीपुरम में करीब 60,000 हथकरघा बुनकर हैं। इनमें से करीब 50,000 कोऑपरेटिव के तहत काम करते हैं। कामगारों की घटती मजदूरी की चुनौतियों के बीच इस कला को छोड़कर कई परिवारों ने दूसरे रोजगार के अवसरों की तरफ भी रुख किया है। कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने भी इस धंधे में मुनाफे को काफी कम किया है। इस उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि सरकारी सब्सिडी और कच्चे माल की कीमतों में कमी लोगों को इस उद्योग से बांधे रख सकती है।
कांजीवरम साड़ियों में रेशम के धागों के साथ सिंथेटिक तारों के इस्तेमाल ने इसकी कीमतों को कम किया है, जिसकी वजह से परंपरागत उद्योग पर भी मार पड़ी है। परंपरागत हथकरघा को आधुनिक बनाने से इसके उत्पादन में लगने वाले समय में कमी आ सकती है और मजदूरों का मुनाफा भी बढ़ सकता है। राज्य सरकार ने कांचीपुरम में हथकरघा उद्योग की चुनौतियों को देखते हुए अपनी ओर से इन्हें राहत देने के लिए कई पहल भी की हैं। राज्य सरकार हथकरघा बुनकरों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देती है। बुनकरों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में ड्रेस, किताबें और स्टेशनरी के सामान मुफ्त दिए जाते हैं। हालांकि जानकार मौजूदा चुनौतियों के मद्देनजर राज्य सरकार के इस प्रोत्साहन को नाकाफी मानते हैं। पिछले दशकों में बदलती डिमांड के साथ साड़ियों के डिजाइन में भी बदलाव आए हैं और इसके लिए डिजाइनर मशक्कत भी कर रहे हैं ताकि साड़ियों की लोकप्रियता और उनका इतिहास भी बना रहे और वे नए जमाने के लोगों को पसंद भी आती रहें। कांजीवरम सिल्क से जुड़ी उद्योगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं आने वाली सरकारों से। इनका मानना है कि सरकार यहाँ के जो लेबर फोर्स है, जो इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, उनके कल्याण के लिए सरकार को आगे आना चाहिए ताकि जिस इंडस्ट्री को वो इतने सदियों से परंपरागत रूप से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री भी जीवित रहे और इनकी जीविका भी चलती रहे। कैमरा पर्सन रघु प्रसाद के साथ मैं अभिषेक झा, कांजीवरम से, डीडी न्यूज के लिए। तो तमाम जो ज़मीनी चुनावी मुद्दे हैं उससे आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं देश की कुछ और इस वक्त की ताज़ा तरीन खबरों पर। और अगली खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, साथ ही उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा है। परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर लगाए आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की थी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने कहा है कि मामला बेहद गंभीर है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार को रखने के निर्देश शीर्ष अदालत ने दिए हैं। बाद में परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली और कहा कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट का जाएंगे। और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से राजभवन में मुलाकात की है और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से राज्य में शासन और कोरोना से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगने का अनुरोध किया है। साथ ही उनसे भ्रष्टाचार के जुड़े मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का भी अनुरोध किया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, वो चाहे पैसे की उगाही की घटना हो या ट्रांसफर का रैकेट हो, ये सारी घटनाएं दुखदायी हैं। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने उस पर एक बयान भी नहीं दिया है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, चाहे पैसे की उगाही की घटना हो या ट्रांसफर्स का रैकेट हो, ये सारी घटनाएं दुखदाई है, आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाली इस प्रकार की ये सारी घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है। किंतु इसमें सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हैरानी इस बात की है कि राज्य में घट रही इन घटनाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इतना बड़ा रैकेट बाहर आने के बाद जिन्होंने बाहर लाया उन पर तो कार्रवाई की गई, लेकिन जिन्होंने रैकेट किया उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है और कार्रवाई की बात भी नहीं है। उसके ऊपर हम कोई कार्रवाई करेंगे इस प्रकार की चर्चा भी नहीं है। और इस महावसूली सरकार में कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है हमको तो समझ में नहीं आता, पर यह ध्यान में आता है कि शायद ये जो हफ्ता वसूली हो रही है इसमें बड़ा हिस्सा उनको भी शायद मिल रहा होगा, इसलिए वो मौन है।
और महाराष्ट्र की इस बड़ी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अनिल पुनिया इस वक्त हमारे साथ में दिल्ली स्थित न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, तो वहीं मुंबई से शिशिर शेलार जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। अनिल, मैं शुरुआत आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर परमबीर सिंह की जो एक याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में, आज उसको उन्होंने खारिज कर दिया है, उसका बड़ा आधार क्या रहा? क्या उन्होंने तर्क दिए थे और सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर उन तर्कों को खारिज किया उस पूरे मामले को सुनने से? देखिए, इसमें जो एक प्रोविजन होता है, जो पावर होती है किसी भी मामले को सीबीआई में ट्रांसफ़र करने के लिए, इसमें रिक्वेस्ट ये थी कि पूरा का पूरा मामला सीबीआई की जांच के दायरे में आना चाहिए। दूसरी रिक्वेस्ट जो थी, जो प्रेयर थी याचिका में, वो ये थी कि मेरा जो ट्रांसफ़र किया गया था वो मनमाने ढंग से है, उसमें पारदर्शिता नहीं है, उसको खारिज, उस पर स्थगन आदेश लगाया जाए। प्रेयर में ये दो चीज़ें थी। तो इसमें जो तर्क दिए गए, उनका कहना ये था, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, कि ये एक बेहद संवेदनशील मामला है। इसमें तीन चीज़ें के तर्क उन्होंने दिए। एक तो ये कि मौजूदा सरकार के गृह मंत्री पर सीधे सीधे इस मामले में आरोपित हैं। दूसरा ये जो जिस तरह का घटनाक्रम पहले से हुआ है और कमिश्नर को जब हटाया गया उस पर भी संदेह होता है। तीसरी चीज़ ये है कि जो गाड़ी मिली थी एक व्यापारी की बिल्डिंग के बाहर, उससे जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। चाहे सचिन वजह हो या जो मनसुख हिरेन का मर्डर है, उसमें एनआईए की जो कल की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि जो इंस्पेक्टर सचिन वजह है उसका कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा था। ये सारी की सारी जांच जब चली तो जो पुलिस कमिश्नर हैं परमबीर सिंह, जो पूर्व पुलिस आयुक्त हैं, उन्होंने जो आरोप लगाए वो बेहद संगीन थे। उनका कहना ये था कि ये जो वजह है, जो सचिन वजह है, इसके तार कहीं ना कहीं होटल, अंडरवर्ल्ड और अवैध वसूली, जो कि व्यावसायिक नगरी है बम्बई, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पुलिस का हस्तक्षेप रहता है। चाहे वो पब हो, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो आपका क्रिकेट का सट्टा हो, या अंडरवर्ल्ड की गतिविधियां हो, या अवैध फिल्मों में कारोबार करने वाले व्यापारी हों। तो एक तरह से बॉम्बे में पुलिस की एक अहम भूमिका हो जाती है। और ये सीधे आरोप कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं लगा रहा था जी, ये पुलिस आयुक्त लगा रहे थे कि इस वसूली में, जो इस तरह की वसूली में पुलिस का सिंडिकेट है, उसके तार गृह मंत्री से जुड़े हुए हैं। इस संजीदगी को देखते हुए ये सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया गया, और मेंशन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज इसे बिना लिस्ट हुए भी मेंशन करके सुनवाई शुरू की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो दलील आप यहाँ दे रहे हैं वो दलील 226 सीआरपीसी का जो 226 प्रोविजन है वो बराबर की पावर रखता है हाई कोर्ट, तो आप बॉम्बे हाई कोर्ट में क्यों नहीं जाते? तो एक तरह से कहें कि ये जो याचिका है ये डिसमिस एज विड्रॉन है, माने अदालत ने कहा कि डिसमिस करने की नहीं है, आप वहां जाइए, ये सलाह दी जाती है आपको जी। फिर जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्होंने कहा कि जल्दी सुनवाई के लिए दिशा निर्देश दे दें। दूसरी चीज कही कि जो सीसीटीवी फुटेज हैं जो वहां के गृह राज्य मंत्री के, उनको जब्त करने के निर्देश दिए जाए। उन्होंने कहा कि जब याचिका हाईकोर्ट में ही जाने का आपको निर्देश दिया जाता है तो ये सारी आग्रह, सारे ये रिक्वेस्ट आप हाई कोर्ट से कीजिए। जिस तरह से आपने मेंशन करके सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग का रिक्वेस्ट की, जो प्रेयर में आपकी जो याचिका में आप मांग कर रहे हैं, चाहे जल्दी सुनवाई की हो, चाहे सीसीटीवी फुटेज जब्त करने की बात हो, या पुलिस के जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसकी जांच का विषय हो, ये सारे के सारे आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट के लिए दिशा निर्देश दिए हैं जो विड्रॉ करके, और वकील का ये कहना है कि हम आज ही हाई कोर्ट में इसको मेंशन कराएंगे और सुनवाई हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, अब अगला मामला एक तरीके से हाई कोर्ट में इस मामले पे नजर रखी जाएगी। शिशिर हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए। शिशिर, देखा जाए तो भाजपा इन तमाम आरोपों के बाद में तथ्यों के आधार पर मौजूदा जो अगाड़ी की सरकार है उसको घेर रही, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार जो चुप्पी साधे हुए, इसको लेकर एक अलग प्रकार का नैरेटिव और परसेप्शन बनता जा रहा है। किस प्रकार की एक तरीके से जानकारी सरकार के खेमे से मिल पा रही है, मुख्यमंत्री कार्यालय से मिल पा रही है उस पूरे सवालों के जवाब के तौर पर? बिल्कुल, आए दिन अगर देखा जाए महाराष्ट्र में भाजपा काफी आक्रामक होती दिखाई दे रही है हमें। फिर चाहे इससे पहले जो मसले थे, जिस प्रकार से परमबीर सिंह ने लेटर लिखा था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, उस पर भी हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या कार्यालय का कोई जवाब नहीं आया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से ट्रांसफर रैकेट की बात आज देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे, इस बारे में अगर देखा जाए ये रिपोर्ट जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पिछले साल ही, मतलब 2020 अगस्त में सौंपी गई थी। उसके बाद भी जो है महाराष्ट्र सरकार ने
कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का। इसके बाद हालांकि ये रिपोर्ट अगर देखी जाए तो गृह मंत्रालय के पास, राज्य का गृह मंत्रालय उनके पास भी भेजी गई थी, बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये सारी चीजें जो है बीजेपी बार बार सामने ला रही है और कहीं ना कहीं कटघरे में यहाँ पर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री के नाते अगर देखा जाए ये सभी चीज़ों का उत्तर कहीं ना कहीं उनसे आना अपेक्षित है। और इसीलिए आज जो कि महाराष्ट्र में अगर देखा जाए बीजेपी जिस प्रकार से आक्रामक हो रही है, सभी मुद्दों को सामने ला रही है, ये कहीं ना कहीं मुद्दे डिफॉल्ट करने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए सीएमओ कार्यालय आगे नहीं आ रहा है। लेकिन बात करें बाकी अन्य पार्टियों की, अगर हम बात करें कांग्रेस की या फिर एनसीपी की, तो एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र में जो कैबिनेट मिनिस्टर है नवाब मलिक, उन्होंने इन सभी एलिगेशंस को झुटला दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से जो दावे इस वक्त विपक्ष कर रहा है उन दावे में कोई तथ्य नहीं है। जिन लोगों के नाम इस पूरे ट्रांसफर रैकेट में है उनको उनकी मनचाही पोस्टिंग मिली नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सारे दावे जो किए गए, ये कहीं ना कहीं पिटाने की कोशिश जो है इस वक्त सरकार के कुछ पक्ष कर रहे हैं। वही कांग्रेस की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा था कि कांग्रेस इस पूरे अगर देखा जाए घटना पर चुप्पी साधी हुई है। इसके पीछे का क्या कारण है? क्या कांग्रेस जो है सत्ता में भी भागीदारी है और जिस प्रकार से पैसे मिल रहे हैं उसमें भी भागीदार है? इस प्रकार के सवाल जो है बीजेपी ने उठाए थे। हालांकि कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने उसके ऊपर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि ऐसी किसी भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस इसको कोई भी चीज में लिप्त नहीं है। दूसरी बात यह कही कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्वेस्टिगेशन करना। कांग्रेस चाहती है कि इस पूरी मामले की निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हो। यह कहीं ना कहीं कांग्रेस का स्टैंड जरूर रहा है। तो हालांकि एलिगेशंस हो रहे हैं जहां पर एनसीपी और कांग्रेस जो है उनके नेता जो है पलटवार कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से हमने कहा कि इस पर कोई टिप्पणी अब तक नहीं की गई है। शिवसेना की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई, शिवसेना के नेता ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। वही देवेंद्र फडणवीस हालांकि कल दिल्ली में थे, उन्होंने अगर देखा जाए तो होम सेक्रेटरी से ये सभी चीजें जो जिनके पास जो कागजात थे और साथ ही साथ ट्रांसफर रैकेट के डॉक्यूमेंट्स थे, तकरीबन 6 GB का वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, वो सभी सौंपे और उन्होंने ये मांग की है होम सेक्रेटरी के कि इस पूरे केस में अगर देखा जाए तो सीबीआई जांच की जाए, निष्पक्ष जांच इसमें जो है करने की काफी जरूरत है। और उसी चीज को लेकर आज महाराष्ट्र में बीजेपी का डेलीगेशन जो है राज्यपाल से मिला। उन्होंने राज्यपाल से दरख्वास्त की, हालांकि इस बारे में मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए, इस प्रकार का अनुरोध उन्होंने राज्यपाल से किया। और उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल जो है केंद्र को इस बारे में जो है पूरा तफसील से एक रिपोर्ट सौंपे कि इस वक्त महाराष्ट्र में क्या स्थिति है। जी, अनिल पुनिया भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अनिल, अगर देखा जाए तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में आज ये मामला परमवीर सिंह के पूरी याचिका पे सुनवाई हो रही तो उस वक्त ये बात भी सामने आई कि जो राज्य के गृह मंत्री हैं उनको इस पूरे मसले में पार्टी नहीं बनाया गया। ये तथ्य भी क्या आज चर्चा के बीच में आया है? निश्चित तौर पर ये सवाल अदालत ने भी उठाया कि जो आप आर्गूमेंट में आरोप लगा रहे हैं उसमें आपने वो उसको जो गृह मंत्री हैं वहाँ सूबे के, उनको आपने पार्टी क्यों नहीं बनाया, ये सवाल अदालत ने उठाया था। लेकिन उनका ये कहना था कि हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरह के आरोप हमने पहले दिए, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दी हैं और जिस तरह की मीटिंग्स जो पुलिस आयुक्त हैं वो पहले गृह मंत्री और मुख्यमंत्री और जो वहाँ की अलायंस पार्टी के मुखिया हैं उन सबको सूचित ये कर चुके हैं। इसलिए किसी एक का नाम में इसमें प्रतिपक्ष या पार्टी बनाना उचित नहीं होगा। हमारी मांग ये है कि जो जो आरोप हमने लगाए हैं, जो जो हमारी शिकायतें हैं, जिस तरह का वहाँ से पहले भी हमने कई सारी एविडेंस दी थी कि इस तरह का गृह मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, वो जांच करना एक तटस्थ एजेंसी का, जिसमें सीबीआई का नाम लिया गया है कि सीबीआई उसकी जांच करे। इसलिए हमें उसे कोई प्रतिभागी नहीं बनाया, क्योंकि ये सारा जांच का विषय है। हम एक लार्जर इशू उठा रहे हैं कि पुलिस की और गृह मंत्री की या मुख्यमंत्री की या जो पार्टी वहां अलायंस में है उनके मुखियाओं से भी हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहे हैं। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो इस पूरे के पूरे प्रकरण में एक निष्पक्ष एजेंसी जो सीबीआई उन्होंने मेंशन किया है उससे जांच कराई जाए और पूरे के पूरे जो बाकी तथ्य हैं वो जुटाए जाएं और जो तथ्य हमने दिए हैं वो सामने आए और इसके अलावा जो एविडेंस है वो जांच एजेंसी सामने लेकर आए। बिल्कुल, अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचेगा और वहां पर जब लिस्टिंग होगी उसके बाद पता लगेगा कि ये बात अब आगे बढ़ती कैसे। फिलहाल वक्त इतना ही। आप दोनों का शुक्रिया, अनिल पुनिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसके अलावा शिशिर आपका हमारे साथ में मुंबई से जुड़ने के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार बहुत जल्द वापस आएंगे। मिड डे प्राइम में तमाम अन्य महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। श्रीखंडलिशियस, थोड़ा टेढ़ा थोड़ा सीधा, थोड़ा मीठा थोड़ा खट्टा पर ढेर सारा श्रीखंडलिशियस। कभी डेजर्ट कभी स्टार्टर, कभी मेन कोर्स भी करे टेस्टियर, बनाए खाने को श्रीखंडलिशियस।
हर मील कंप्लीट, oh yeah, बनाए oh so delicious every treat because it is Shrikhand delicious. घर की सारी चीजें महंगी हो जरूरी है, उम्दा हो बहुत जरूरी है, लेकिन घर का जो सीमेंट है ना वो बहुत उम्दा होना चाहिए। जैसे वंडर सीमेंट, भाई उसकी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के चर्चे हैं वर्ल्ड में। आप हमारी ओर कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं वकील हूँ। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। और मिड डे प्राइम में अब नजर डालते हैं देश की कुछ अन्य इस वक्त की राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। और राष्ट्रीय प्राइम में सबसे पहले बात है संसद की कार्रवाई की। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि सरकार रेलवे कर्मचारियों के अधिकारों के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। भारतीय रेलवे ने कोरोना काल के दौरान भी अपना अहम योगदान जारी रखा है। That the government is equally committed to ensuring and protecting the rights of the railway workmen, particularly who have continued the railways for the last 168 years in such a good fashion, and more particularly the human contribution during the COVID period. We are in dialogue with them on this issue also. They do understand the funds constraint that will be there in the railways in order to modernize, and we've had sympathetic consideration on both sides to find the way forward which is most suitable to ensure and protect both the existing workmen and the possibility of generating new employment. बात अब कोरोना की करते हैं। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। 16 जनवरी से शुरू हुआ टीकाकरण अभियान से अब तक 67 दिन हो चुके हैं और इस दौरान 5 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। कल 23,46,000 से ज्यादा कोरोना की वैक्सीन लोगों को दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जांच, निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है। जिन राज्यों में RT-PCR परीक्षणों का अनुपात कम है, वहां इसमें तेजी लाने के लिए कहा गया है। नए पॉजिटिव पाए गए मरीजों को जल्द से जल्द आइसोलेट, क्वारंटाइन करने और समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराने की जरूरत पर बल देने को कहा गया है। और कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए BMC ने घोषणा की है कि 28 और 29 मार्च को निजी एवं सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने की अनुमति नहीं होगी। नगर निकाय ने एक परिपत्र में निजी एवं सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर प्रतिबंध की घोषणा की है। परिपत्र में कहा गया है कि उल्लंघनकर्ताओं पर महामारी रोग अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उधर कोविड महामारी के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली में त्योहारों पर सार्वजनिक रूप से मनाए जाने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आदेश दिया है कि होली और नवरात्रि जैसे आगामी त्योहारों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक रूप से समारोह नहीं मनाए जाएंगे। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी होली से जुड़े खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर समेत दूसरे दिशा निर्देशों का तो पालन करना ही होगा। साथ ही किसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम या जुलूस वगैरह के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। दिशा निर्देश में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को शामिल करने पर रोक लगा दी गई है। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता नितेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नितेंद्र, अगर बात की जाए तो जहां ये नंबर बढ़ते हुए एक चिंता का सबब बनते दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो दूसरी तरफ नंबर जो वैक्सीनेशन का बढ़ रहा है वो कम से कम थोड़ी राहत दे रहा है। अपने आप में 5 करोड़ से ऊपर का फिगर हमने हासिल कर लिया कम समय में। देखिए अरविंद, 2 डेवलपमेंट है इस वक्त मैं वो बताना चाहूंगा। सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 2 इंफॉर्मेशन शेयर किया गया हम लोगों से। उसमें पहली बात है कि एडिशनल सेक्रेटरी स्वास्थ्य मंत्रालय के ने सभी राज्यों को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में इस बात का मेंशन किया गया है कि जो
गृह मंत्रालय का दिशा निर्देश है जिसमें कंटेनमेंट जोन बनाने और तमाम तरह के जो स्ट्रिक्ट एक तरह से एक्शन लेने की बात की गई है उसको सख्ती से लागू करे, क्योंकि आने वाले दिनों में त्योहार का मौसम है। त्योहार में चाहे वो होली हो, शब बारात हो या फिर ईस्टर हो या नवमी हो, इन तमाम त्योहारों में भीड़ भाड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो महामारी एक्ट है 2005 का उसको स्ट्रिक्ट लागू करने की बात की गई है और ये सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है कि उसको सख्ती से पालन करें। दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर है कि जो वायरस है उसकी डबल म्यूटेशन की वेरिएंट पाया गया है, डबल म्यूटेट किया है वायरस और उसके वेरिएंट पाए गए हैं तकरीबन 18 राज्यों में। और ये उसमें जो सैंपल आए थे उसमें कम से कम 15 से 20% जो सैंपल में ये पाया गया है। तो ये कनेक्शन देखने की कोशिश की जा रही है कि जो महाराष्ट्र, केरल और बाकी दूसरे राज्यों में, पंजाब में जो मामले बढ़े हैं उसके पीछे क्या ये कारण है या नहीं। हालांकि इसको अभी तक एस्टेब्लिश पूरी तरीके से नहीं किया गया है। आज 4 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस विस्तार से बताया जाएगा और ये निश्चित तौर पे एक बड़ी खबर है कि डबल वेरिएंट म्यूटेशन का वायरस में हुआ है, ये कहीं न कहीं एक चिंता का भी विषय। नितेंद्र, एक चीज मैं आपसे यही समझना चाहूंगा स्पष्टता के साथ, अगर जानकारी इस बात को लेकर अभी तक सार्वजनिक की गई है कि ये जो नया डबल म्यूटेंट वायरस है, क्या ये पहले से पाए गए वायरस में से किसी प्रकार का है या उससे ये अलग हटके है, ये नया वायरस है? देखिए उसी वायरस में जो वायरस जो यूके से आया है या ब्राजील से है या फिर साउथ अफ्रीका से है, उसी में डबल एक तरह से म्यूटेट किया है और ये तकरीबन 10 से अधिक देशों में ऐसा पाया गया है। ऐसा नहीं केवल भारत में है, 10 ऐसे ज्यादा देश है जहां ये वायरस पाया गया है और बाकी दूसरे राज्यों में तकरीबन 17-18 राज्यों में ये पाया गया है। तो इसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि क्या जो हाल के मामलों में तेजी से संक्रमण बढ़ा है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या केरला में हो, पंजाब में हो, कर्नाटक में हो, उसका कहीं इससे लिंक है कि नहीं, इस पे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। और 4 बजे का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा निश्चित तौर पे विस्तार से बताया जाएगा। तो निश्चित तौर पे इसमें एक बात जरूर फोकस करने के लिए कहा गया है कि आप जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की बात है, टेस्ट, ट्रेस और ट्रीटमेंट की बात है, उसको बहुत प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कहा गया है। और ये जरूरी है कि हम सबको मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना और हैंड हाइजीन रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अपने आप में एक बड़ी खबर आपने इस वक्त दी है कि डबल म्यूटेंट वायरस के बारे में भारत में जानकारी मिली और 4 बजे की स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा खुलासा होगा। फिलहाल शुक्रिया नितेंद्र आपका इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। आपसे उस 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी हम नजर रखेंगे जिसमें ज्यादा जानकारी निकल के आएगी। आगे बढ़ते हैं। पानी की प्रत्येक बूंद का सदुपयोग करने और जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कोयला मंत्रालय ने कोयला और लिग्नाइट PSU को सलाह दी है कि वे खनन के दौरान खदानों से निकलने वाले पानी का अधिक से अधिक उपयोग करें। इसके तहत इस पानी को सिंचाई और पीने के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाए जिससे उस इलाके में रहने वाले लोगों को फायदा हो सके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आज के अर्थ जगत की बड़ी खबरें। और व्यापार प्राइम की खबरों को लेकर हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अजय मिश्र। अजय, क्या कुछ बड़ी खबरें अगर हम अर्थ जगत की बात करें तो? धन्यवाद आर्यन जी। आइए शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से, क्योंकि लगातार जो हलचल है, उतार चढ़ाव है, वो जारी है। और अगर आज हम बात करें तो शुरुआत में जो हमने देखा बाजार वो काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे गया। इस वक्त क्या स्थिति है आपको बताते हैं। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार लाल निशान पर खुले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 300 अंकों की गिरावट यानी करीब 0.6% की गिरावट के साथ 49,750 के स्तर पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 87 अंक नीचे करीब 0.59% की गिरावट के साथ 14,727 पर कारोबार करता हुआ नजर आया। शुरुआती कारोबार के दौरान एशियन पेंट्स, NTPC, पावर ग्रिड, नेस्ले इंडिया, टाइटन और बजाज ऑटो के शेयर हरे निशान पर खुले। वहीं डॉक्टर रेड्डीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सनफार्मा, HDFC, इन्फोसिस, अल्ट्राटेक सीमेंट और एक्सिस बैंक के शेयर भी आज गिरावट के साथ खुलते हुए दिखाई दिए। केवल हेल्थ सेक्टर ही ऐसा है जहां पर थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिल रही है। सारे के सारे इंडेक्स इस वक्त नुकसान के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पर सबसे ज़्यादा गिरावट है उसमें टाटा स्टील, हिंडाल्को, लार्सन और ICICI बैंक शामिल है। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो दुनिया भर के बाजार हैं वहाँ पर भी दबाव देखा गया है। वैश्विक बाजारों की बात करें तो हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 595 अंक गिरा, करीब 2% फिसला 27,902 पर। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट 38 अंकों की गिरावट के साथ
73 पर कारोबार करता हुआ नजर आया। जापान के निक्की में भी गिरावट देखी गई और तेज गिरावट 543 अंकों की गिरावट देखी गई 28,452 पर। और कोरिया का कॉस्पी में भी गिरावट। तो ये पूरा का पूरा जो एशियाई बाजार में गिरावट है वो थोड़ी सी गहराती हुई नजर आई। और ऐसा माना जा सकता है कि जो कोविड-19 के बढ़ते हुए मामले हैं पूरी दुनिया भर में, वो थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं बाजारों में। स्विट्जरलैंड की ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट स्विस ने कहा है कि भारत में 100 ऐसी स्टार्टअप कंपनियां हैं जिनका कुल मूल्यांकन करीब 17 लाख करोड़ रुपए है। यूनिकॉर्न यानी वो कंपनियां जो कि $1 अरब से ज़्यादा का मूल्यांकन रखती हैं। भारत में ये उपभोक्ता सामग्री, दवा और तकनीकी क्षेत्रों में फैली हैं। इनमें से 2/3 कंपनियां 2005 के बाद बनी। 5 वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों का मूल्यांकन 1,597 अरब है। इनमें से कुछ नाम काफ़ी लोकप्रिय हैं जिन्हें हम सभी जानते हैं। Cars24, रोजरपे, अनअकैडमी, लेंसकार्ट, ओला इलेक्ट्रिक, डिलीवरी, ओयो, स्विगी, पेटीएम मॉल जैसे ब्रांड्स जो हैं वो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि कोरोना पैंडेमिक के दौरान भी जो आईटी कंपनियां हैं, ख़ासतौर पर एजुकेशन और आईटी से जुड़ी हुई, हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई, उन्होंने कई राउंड्स के निवेश जुटाए और यूनिकॉर्न बनी। तो फिलहाल आज की खबर में सिर्फ इतना ही। आर्यन, शुक्रिया अजय, इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संसदीय चुनाव में शानदार और बड़ी जीत का उन्होंने दावा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर दिए एक बयान में नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायलियों ने मेरे नेतृत्व में उनकी पार्टी लिकुड को शानदार जीत दे दी है। हालांकि एग्जिट पोल के मुताबिक इजराइल चुनाव में कोई स्पष्ट विजेता नहीं है। इजराइल में मंगलवार को हुए संसदीय चुनाव की मतगणना फिलहाल अभी जारी है। उधर म्यांमार में प्रदर्शनकारियों पर सेना की सख्ती के बीच जुंटा सरकार ने तख्ता पलट के बाद पहली बार 600 से अधिक बंदियों को रिहा किया है। हालांकि आंग सान सू की अभी भी सैन्य सरकार की हिरासत में ही है। उधर कोंगो के राष्ट्रपति डेनिस सासो गुएको को 88% मतों के साथ दोबारा निर्वाचित किया गया है। उनके नजदीकी प्रतिद्वंदी को महज 8% वोट ही मिले हैं। मुख्य विपक्षी दल ने इस चुनाव का बहिष्कार किया है। सासो पूर्व में पैराट्रूपर रह चुके हैं। वे 1979 में कोंगो की सत्ता में काबिज हुए। सासो 1992 में पहली बार बहुदलीय चुनाव हार गए थे, लेकिन 1997 में एक गृह युद्ध के बाद वे दोबारा सत्ता में काबिज हुए। तेल की कीमतें गिरने की वजह से 2014 के बाद से कोंगो की अर्थव्यवस्था संकट में है। ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन ने पूर्वी तटों को खाली कराने के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मौसम में सुधार के बावजूद कुछ इलाकों में जल स्तर बढ़ने की चेतावनी दी गई है। न्यू साउथ वेल्स बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है, जहां बांध का पानी ओवरफ्लो कर रहा है और नदियां उफान पर हैं। पिछले 24 घंटों में 6000 से ज्यादा लोगों की निकासी कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि प्रभावित स्थानों पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से भोजन और अन्य राहत का सामान भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य के लिए रक्षा बलों को भेजा जाएगा। कोरोना महामारी की तेज होती रफ्तार को देख जर्मनी ने लॉकडाउन की समय सीमा को अप्रैल मध्य तक बढ़ा दिया है। ईस्टर पर होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। ईस्टर के सभी कार्यक्रम ऑनलाइन होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खेल जगत में क्या है आज की बड़ी खबरें। और खेल प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अशोक बारतोलिया। अशोक, क्या कुछ बड़ी खबरें अगर हम खेल के मैदान की बात करें तो? शुक्रिया आरेंद्र। इस वक्त दिल्ली की राजधानी में ISSF वर्ल्ड कप चल रहा है, जहां पर बहुत अच्छी खबर आ रही। दिल्ली की राजधानी में चल रहे ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों का स्वर्णिम सफर लगातार जारी है। प्रतियोगिता के छठे दिन भारत के पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड मेडल जीता। भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने स्वर्ण पर निशाना साधा।
यह वर्ल्ड कप उनका पहला वर्ल्ड कप है शूटिंग में, और वहीं दिग्गज शूटर संजीव राजपूत ने लगातार 6ठा स्थान हासिल किया। यह दोनों शूटर पहले ही ओलंपिक कोटा हासिल कर चुके हैं। भारत के एक और शूटर नीरज कुमार 8वें स्थान पर रहे। भारत अंक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। जबकि 25 मीटर पिस्टल इवेंट में चिंकी यादव ने भी स्वर्ण पर निशाना साधते हुए भारत के लिए एक और कामयाबी हासिल की। वहीं इसी स्पर्धा में भारत की राही सरनोबत को रजत पदक पर संतोष करना पड़ा, जबकि स्टार निशानेबाज मनु भाकर 28 अंकों के साथ कांस्य पदक जीतने में सफल रही। बात करते फॉर्मूला 1 की 26 मार्च से फॉर्मूला 1 के इस सीजन की शुरुआत बहरीन ग्रैंड प्री से होगी। 7 बार के F1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन को इस बार रेडबुल के मैक्स वर्स्टेपन से कड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है। ऐसा कहना है 1996 के विश्व चैंपियन डेमन हिल का। वैसे इस सीजन में हैमिल्टन के पास महान खिलाड़ी शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। इसके अलावा 36 वर्षीय रेसर के पास 100 ग्रैंड प्री जीतने का सुनहरा मौका भी होगा। फिलहाल उनकी झोली में 95 ग्रैंड प्री है। हालांकि मर्सिडीज के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट इसी साल तक है। बात करते हैं फुटबॉल की। मैनचेस्टर सिटी अपने घरेलू मैदान एतिहाद स्टेडियम पर 5000 रेल सीट्स लगाएगी। कोरोना महामारी के चलते मैनचेस्टर सिटी के मैनेजमेंट ने यह निर्णय लिया है। रेल सीट में दर्शकों के बीच उचित दूरी होती है, जिससे उनके कांटेक्ट में आने की संभावना नहीं बनती। एतिहाद स्टेडियम के लोअर टियर पर फोल्डेड सीट्स भी लगाए जाएंगे, जिससे दर्शक स्टैंड पर खड़े होकर मैच का आनंद ले सकेंगे। फिलहाल स्पोर्ट्स प्राइम पर इतना ही। नमस्कार। शुक्रिया अशोक, इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। सिरसा के बच्चे मेधांश का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। मेधांश बचपन से ही आंखों से देख नहीं सकता है, लेकिन अपनी काबिलियत के चलते मेधांश का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। देखिए पूरी खबर। कहते हैं कि प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती। कोई भी अगर दृढ़ निश्चय कर ले तो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है, और यही कर दिखाया है सिरसा के मेधांश सोनी ने। सिरसा के नोहरिया बाजार में रहने वाले मेधांश इस छोटी सी उम्र में ये बता देते हैं कि 30 साल बाद या 30 साल पहले कौन सी तारीख पर कौन सा वार होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेधांश आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन काबिलियत इतनी कि कुछ ही पल में बड़ी से बड़ी जानकारी दे देते हैं। और इसी काबिलियत के चलते मेधांश का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी फेसबुक के जरिए मेधांश को शुभकामनाएं दी हैं। दिव्यांग यानी भगवान द्वारा मिला स्पेशल गिफ्ट। मेधांश बचपन से नहीं देख सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे विशेष स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजा, क्योंकि उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे को लोग स्पेशल बच्चा कहें, और इसीलिए उन्होंने शुरू से ही सामान्य स्कूल में दाखिला कराया। हालांकि शुरू में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्कूल प्रबंधन मेधांश को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने में आनाकानी करते थे। लेकिन मेधांश ने हार नहीं मानी और अब भी सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा हासिल कर रहे हैं। जो इसको ये गोल्ड मेडल जो इसका रिकॉर्ड सेट हुआ है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, उसमें सारा क्रेडिट मेधांश का जाता है, क्योंकि ये इसको गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, हाँ ये हम कह सकते हैं कि एक तो नेचर देता है, एक हम नर्चर करते हैं। इसको नेचर ने दिया, उसे हमें नर्चर किया, उसको हमने। मेधांश अब तक कई प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं और तेज रफ्तार अंदाज में पूछे गए सभी प्रश्नों का सही जवाब देकर सबको आश्चर्य में डाल देते हैं। मुझे 30 साल पीछे और 30 साल आगे का टिप्स पर याद है, और मुझे 100 सवाल पूछे गए थे, मैंने उनका उत्तर बिल्कुल सही दिया, और इसी वजह से मुझे ये गोल्ड मेडल मिला और मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जरूरी है कि विशेष बच्चों के माता पिता अपने बच्चे के आचरण को समझें और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, और कुछ नया सीखने के लिए उनको पूरा विश्वास भी दिलाएं। सिरसा से गुलाब सिंह सिहाग की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो मेधांश की माँ ने बहुत सही बात कही कि भले ही नेचर ने कुछ दिया हो, लेकिन उसको जो उसके अंदर काबिलियत थी उसको नर्चर करने का जो काम था वो भी बहुत ज़रूरी था। इसलिए परिवार का भी जो योगदान है, उनका जो हौसला है, उसकी भी तारीफ़ होनी चाहिए। मेधांश को तो बहुत बहुत अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है ही। तो अपने आप में इस खबर के साथ मिड डे प्राइम के इस अंक में फिलहाल लेता है, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफ़र लगातार जारी है। नमस्कार। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर।